हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। हम जो वीडियो डाल रहे हैं सुबह आपके लिए, मैं क्विक रिवीजन डाल रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन एक चैप्टर का, और शाम को लेके आ रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन। तो लीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, प्राथमिक क्रिया वन लाइनर क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज लेने के अकॉर्डिंग करिए, जिससे सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक क्रिया नहीं है। पशुचारण, जी हाँ है। आखेट है। कृषि है। विनिर्माण नहीं है, क्योंकि प्राथमिक क्रिया क्या होती है, जो प्रकृति से सीधा संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी है? यह है आपकी आखेट व भोजन संग्रहण। आखेट व भोजन संग्रहण जो है वो सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। पशुपालन व्यवसाय कितने प्रकार का होता है? जी, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है चलवासी और एक होता है वाणिज्यिक। एक होता है वाणिज्यिक पशुचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है? ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे? आप सुनिए, इसमें लिखेंगे कि भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गुज्जर, बकरवाल, भूटिया, गद्दी जनजातियां सर्दियों के अंदर पहाड़ों से मैदानों की ओर पशुचारण के लिए तथा गर्मियों में बर्फ पिघल जाने के कारण पुनः पर्वतों की ओर प्रवास करती है, उसे ही हम ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी पशुचारण के लिए। ठीक है, तो कौन सी है? गुज्जर है, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूं। बकरवाल है और भूटिया है और गद्दी है, ये जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास का संबंध किस पशुचारण से है? चलवासी पशुचारण से। वाणिज्य से मत कर देना आप, चलवासी से। चलवासी पशुचारण के क्षेत्र लिखिए, 3 क्षेत्र है। पहला तो क्या है आपका, उत्तरी अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल। देखिए, मरुस्थल चलेंगे हम, सहारा का मरुस्थल चलेंगे, सहारा से अरब चलेंगे, अरब से हमारा थार चलेंगे और थार से गोबी का मरुस्थल चलेंगे। उत्तर आपके ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर अपना साइबेरिया और अपना ग्रीनलैंड। ठीक है, ये कराया हुआ है आपको। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपका है कालाहारी मरुस्थल और साथ में मेडागास्कर। ओके, चलवासी पशुचारण में कमी का कारण क्या है? पहला तो है कि सीमाओं का राजनीतिकरण हो जाना, राजनीतिक सीमा बन जाने के कारण अब चलवासी पशुचारण एक ऐसे नहीं, कहीं पर भी चलेंगे, छूट नहीं है। दूसरा है कि खुली बस्ती पर मानव बस्ती का निर्माण होना। मानव बस्ती का निर्माण होना, खुली कहां पर? जगहों पर मानव बस्ती का निर्माण होना, ये 2 कारण है। वाणिज्य पशुचारण कहां किया जाता है? ये कहां किया जाएगा? ये आपके विकसित क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों में किया जाता है, जिसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, प्रेरी है, पंपास है, वेल्स है, स्टेपीज है, डाउन्स है। ठीक है, कैंटबेरी है। रेंज किसे कहते हैं? रेंज किसे कहते हैं कि वाणिज्यिक पशु चारण में बड़े क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है, जिन्हें छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट भी दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। जीवन निर्वाह पशुचारण कौन सा है? जीवन निर्वाह पशुचारण कौन सा है? इसमें से आपके आएगा चलवासी, क्योंकि चलवासी पशुचारण है, उसका उद्देश्य व्यापार नहीं है, वो एक जीवन निर्वाह पशुचारण है। मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि हर टॉपिक में से आए, आपके पास में क्लियर भी हो जाए। जब तक उसका आपके क्लियर नहीं होगी, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। निम्न शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का क्षेत्र बताइए। प्रेरी, बिल्कुल यूएसए, आप सही कह रहे हैं। स्टेपीज, मध्य एशिया, यहां पर है। पंपास, अर्जेंटीना में है। वेल्स, दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटबेरी, न्यूजीलैंड में है। कहां पर है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, आपने देख लीजिए। जीवन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? जीवन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आदिम कालीन, या फिर इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और दूसरी जो होती है वो होती है गहन जीवन निर्वाह कृषि। अगर आपको समझना है तो वीडियो देख सकते हैं आप, और बताया है मैंने कि आदिम कालीन स्थानांतरित कृषि होती है। और
आदिम कालीन स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? इसको आप समझ जाइए कि जब किसान होते हैं एक क्षेत्र पर कृषि करते हैं लंबे समय तक, उसके अनुपजाऊ होने के बाद में दूसरे क्षेत्र में खेती करते हैं, स्थान बदल लेते हैं। पुनः कुछ समय बाद में जब ये भूमि अनुपजाऊ रहती है तो ये वापस वहीं पर लौटते हैं जहां वर्षा के कारण घास हो जाती है। उन घास को ये काटते हैं और फिर जलाते हैं, इसलिए इसको जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आदिमकालीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर पुराने औजारों के साथ में कृषि की जाती है, पुराने तरीकों के साथ में कृषि की जाती है, बिना तकनीक के कम पूंजी के साथ की जाती है, प्रकृति के साथ में, इसलिए इसको कहते हैं। जलाओ और काटो कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जलाओ और काटो कृषि कहते हैं। एक एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन बनाए हुए हैं, देख लीजिए आप। निम्न स्थानों पर स्थानांतरित कृषि के नाम बताएं। उत्तरी पूर्वी भारत में है झुमिंग, मध्य अमेरिका में क्या है? मिल्पा, मध्य अमेरिका के साथ में मैक्सिको भी आ जाता है, ये भी याद रखेंगे आप, मैक्सिको भी आ जाता है, ये मोस्ट है। वेनेजुएला में, ये मैंने आपको अलग से करा है, याद कर सकते हैं, कोनुको। श्रीलंका में इसको बोलते हैं चेना, ब्राजील में बोलते हैं रोका, और मलेशिया में बोलते हैं, ये भी बहुत मोस्ट है, ये भी काफी क्वेश्चन आता है, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों जगह बोलते हैं लद्दाख। और एक वियतनाम में भी क्या बोलते हैं इसको? रे। क्या बोलते हैं? रे। कहां पर? वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित कृषि की विशेषता बताइए। क्या विशेषता है? पहला विशेषता यहां पर यह है कि पशुपालन, मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन 1.5 नंबर वाले भी लेने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ होता है, पहली बात तो। दूसरा क्या होता है यहां पर? वैज्ञानिक विधि के साथ में, क्योंकि पशुओं को भी पालना है, वैज्ञानिक विधियों के साथ में और अधिक पूंजी के साथ में कृषि की जाती है। पशुओं का क्या रखा जाता है? पशुओं के स्वास्थ्य और उनके प्रजनन पर वैज्ञानिक विधि से ध्यान रखा जाता है। शस्यावर्तन भी किया जाता है, फसल को बदल बदल कर बोया जाता है। और फसल कौन सी होती है? गेहूं तो होती है, साथ में क्या होती है? मक्का भी होती है। किसके लिए? किसके लिए? चारे के लिए। निम्न में से रोपण कृषि नहीं है। कॉफी है भैया, गन्ना भी है, नारियल भी है, गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं है। ठीक है। रोपण कृषि की विशेषता लिखिए। रोपण कृषि की विशेषता, रोपण कृषि की विशेषता क्या है कि ये आप क्या लिखेंगे? उपनिवेश क्षेत्रों द्वारा, सॉरी माफ कीजिएगा, उपनिवेश क्षेत्र नहीं, यूरोपीय देशों के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेश क्षेत्रों में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। विशेषता क्या होती है? एक ही प्रकार की फसल की जाती है, यहां पर अधिक पूंजी का, अधिक तकनीक का निवेश किया जाता है। ठीक है। और इन कृषि को, जैसे फैजेंडा, एक क्वेश्चन आता है कि फैजेंडा किसे कहते हैं, शायद मैं इसको डालना भूल गया। फैजेंडा किसे कहते हैं? फैजेंडा क्या होता है? ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं, ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं। गहन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? ये मानसूनी क्षेत्रों में की जाती है। कहां की जाती है? मानसूनी क्षेत्रों में, जैसे जहां जनसंख्या ज्यादा होती है, जैसे भारत, पाक और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक व्यापारिक कृषि की मुख्य फसल क्या है? ये मैं आप वीडियो में नहीं बता पाया था, थोड़ा सा ध्यान रखना। गेहूं है। कौन सी है? गेहूं। वाणिज्यिक व्यापारिक कृषि की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाणिज्यिक व्यापारिक कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? ये किन क्षेत्रों में की जाएगी? ये आपके यूरोपीय देशों में या फिर विकसित क्षेत्रों में की जाती है, विकसित क्षेत्रों में की जाती है। और खासकर वही है जो पशुचारण वाला होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। अब यहां यूरोपीय विकसित क्षेत्र में कर देंगे आप तो यूएसए भी आ जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, आपका न्यूजीलैंड भी आ जाएगा, और यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सारे आप लिख सकते हैं। डेयरी कृषि में किसका उत्पादन किया जाता है? इसमें दुग्ध व डेयरी उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है समझिए आप? डेयरी कृषि के अंदर पशुओं का ध्यान रखा जाता है, उनके डेयरी उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, उनको शीघ्रता के साथ में बाजार पहुंचाया जाता है। खट्टे रसदार फल किसकी कृषि की विशेषता है? यह भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। और इसमें क्या होता है? अंगूर होता है, जैतून होता है और अंजीर होता है। भूमध्य सागर कृषि के क्षेत्र लिखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहला तो आपका आ जाएगा उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से आपके दक्षिणी यूरोपीय देश भी आ जाएंगे, यूरोपीय देश भी आ जाएंगे आपके अटलांटिक तट तक। दूसरा आपका आ जाएगा दक्षिणी कैलिफोर्निया। तीसरा आपका आ जाएगा मध्य चिली। और चौथा आपका आ जाएगा दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है।
ट्यूलिप पशु पुष्प किस देश की विशेषता है? किस देश की विशेषता है? ये नीदरलैंड है, ये सब्जी कृषि के अंदर और पुष्प कृषि में आता है। ट्रक फार्मिंग का आविष्कार कहां हुआ था? यूएसए में। कहां हुआ था? यूएसए में। स्पेशल ये किसके लिए है? ये सब्जी के लिए। सब्जी का क्या आता है? 24 घंटे में इनको पोंछा जाता है जिससे कि सब्जियां खराब ना हो, फल फूल खराब ना हो। कारखाना कृषि किसे कहते हैं? ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। यह है विकसित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। जहां भी विकसित क्षेत्र आ जाए, आपको उत्तरी पश्चिमी यूरोप और आपको लिखना है पूर्वी अमेरिकी तट वाले क्षेत्र है, वहां लिखना है, वहां पर की जाने वाली कृषि है। इसमें कारखाने में जो तैयार भोजन होता है उस पर पशुओं को पाला जाता है। उनके लिए बड़े बड़े स्टोर होते हैं, लाइटों की व्यवस्था होती है, उनके स्वास्थ्य प्रजनन की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर जो पशु होते हैं वो होते हैं जैसे गाय, बैल और कुक्कुट यानी मुर्गे। ठीक है, ये होता है। तो ये यहाँ पर तैयार माल एक तरीके विशेष कारखाना कृषि है, लेकिन है पशुओं के ध्यान रखा जाता है। सहकारी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक लाभ कमाना। अधिक लाभ कमाने के, लिख सकते हैं आप, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किसान मिलकर एक संस्था का निर्माण कर लेते हैं जहां पर वो कम दाम पर गेहूं, बीज, खाद, कृषि यंत्र को खरीदते हैं। सामूहिक कृषि, ये सहकारी थी, ध्यान रखना। इस सामूहिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य हैं। एक तो कृषि की दशा को सुधारना, दूसरा इसके अंदर लिख सकते हैं आप कृषि के उत्पादन को बढ़ाना। और देखिए खास बात ध्यान रखिए, सहकारी कृषि चूंकि अलग अलग की जाती है तो इसलिए इसका जो उत्पादन, जो इसका लाभ और हानि होती है व्यक्तिगत होती है, जबकि यहां पर लाभ हानि सामूहिक होती है। क्या होती है? लिखा हुआ है नाम, सामूहिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल खोज किसे कहते हैं? सामूहिक जो कृषि होती है उसे सोवियत संघ में कोल खोज कहा जाता है। कोल खोज, अब सोवियत संघ तो रहा नहीं तो रूस लिख सकते हैं। कोल खोज कहा जाता है जिसमें लाभ हानि का बंटवारा सामूहिक होता है। सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता कहां मिली है? डेनमार्क में मिली है। जी भैया, कहां मिली है? डेनमार्क में। सर बताया था आपने तो। खनन कितने प्रकार का होता है? खनन दो प्रकार का होता है। पहला होता है धरातलीय खनन, या उसका नाम होता है विवर्त खनन, जब ऊपर से खनन निकाल देते हैं। इस खनन में जो मिलता है पदार्थ, जब ऊपर से करोगे तो कौन अच्छा मिलेगा? ज्यादा उच्च गुणवत्ता का नहीं मिलता है। दूसरा होता है भूमिगत खनन। कौन सा होता है? भूमिगत, या इसको बोलते हैं कूप की खनन। यहां पर जो खनिज निकलता है वो अच्छी गुणवत्ता का होता है। जोखिम ज्यादा इसमें होता है, इसमें कम होता है। सुरक्षात्मक उपकरण इसमें ज्यादा चाहिए, इसमें कम चाहिए। ठीक है, ये आपको बता रखा है मैंने। लोहे के अयस्क लिखिए। पहला तो है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट जो भारत में सबसे ज्यादा यही मिल रहा है। तीसरा है सिडेराइट, और चौथा है आपका लुमेनाइट। बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? यह है एल्युमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। वैसे कोयले की बात करें तो कोयले के भी कौन से? एंथ्रासाइट है, बिटुमिनी है ना, पीट, लिग्नाइट है और पीट है। ये कोयले के हैं। खनिज की क्या विशेषता बताइए? खनिज की विशेषता ये होती है, अगर बात करें तो खनिज की जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता और जो उपलब्धता है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसे? अच्छी गुणवत्ता की चीज होगी वो कम उपलब्ध होगी, और अगर अच्छी गुणवत्ता की कोटि होगी वो कम जगह होगी, और जो जिसकी गुणवत्ता कम होगी वो ज्यादा जगह मिलेगी। ये इसकी विशेषता होती है खनिजों की। विकसित देश वर्तमान में खनन कार्य से पीछे क्यों उठ रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि खनन कार्य में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, और चूंकि मानव श्रम विकसित देशों में महंगा है इसलिए यहां के देश पीछे हट रहे हैं, जबकि विकासशील देश इसको अपना रहे हैं। भारत जैसे देश, चीन जैसे देश। प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी है? भोजन संग्रहण है, कृषि नहीं है। प्राचीनतम खनन है, खनन कृषि नहीं है। पशुचारण खनन नहीं है। भोजन संग्रहण आखेट, बिल्कुल ये है, भोजन संग्रहण भी और आखेट, ये हमारा प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का नाम सुनते आपको पता होना चाहिए कि विदेशों में, जहां पीटर नाम का व्यक्ति है जिसके पास बड़े बड़े खेत हैं, तो बड़े बड़े खेत है तो पीटर कर रहा है तो खेती में उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कम नहीं,
प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, खेतों का आकार छोटा बड़ी बहुत बड़ा होता है, कृषि भूमि कम होती है, ये भी बहुत बड़ी होती है, बताइए मैंने आपको। जबकि अगर यही बात आ जाए जीवन निर्वाह कृषि में, तो वहां प्रति व्यक्ति उत्पादन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चंस किए हैं मैंने। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी कोशिश ये की है आज कि टॉपिक्स में से मैंने खुद क्वेश्चंस बनाए हैं और हर टॉपिक्स को लिया है, जिससे पूरे चैप्टर का एक ब्रीफिंग हो जाए, एक रिवीजन हो जाए। आप इस वीडियो को देखें, पहले बड़ा वीडियो देखें, फिर छोटा वीडियो देखें, और फिर मिलता हूं मैं कल सुबह नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।